हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि जानते हैं दोस्तों, आप अब एग्ज़ाम की करे हमारे पास टाइम काफ़ी कम रह गया है और इस टाइम पर हमको जितना हो सके उतना रिवीजन और ज़्यादा से ज़्यादा पुराने पेपरों को हमें देखना है। मैं अब तक की 2003 तक के पेपर कंप्लीट करा दिया हूँ। अब मैं आज फिर लेकर आया हूँ आपके लिए मध्य प्रदेश एडीपीओ, है ना, एमपी एडीपीओ एग्ज़ाम का ओल्ड पेपर 2008 का दोस्तों। ठीक है, ये 2008 का हम ओल्ड पेपर देखेंगे। ठीक है, और ये महत्वपूर्ण होगा और हम उसी सब्जेक्ट को देखेंगे दोस्तों जो हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हम उन सब्जेक्टों को यहाँ पर स्किप कर देंगे जो हमारे पास अब नए सिलेबस के हिसाब से हमारे पास नहीं है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको मेरे द्वारा वीडियोस प्रोवाइड किए जा रहे हैं दोस्तों समझ में आ रहे होंगे। और कोई कमेंट हो किसी चीज़ को लेकर तो प्लीज़ बताइएगा, उससे हम करेंगे। अब हमारे पास समय बहुत कम है। अब हमें रिवीजन और ये पुराने पेपर को देखने हैं ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके और तैयारी अपनी कंटिन्यू रखनी है। अब हमें गेप बिल्कुल भी ना करना है। आइए क्वेश्चन नंबर 1 शुरुआत करते हैं, जो बात करता है इंडियन पेनल कोड की। ठीक है, जो बात करता है इंडियन पेनल कोड की, क्वेश्चन नंबर 1। आइए शुरुआत करते हैं। दंगा का अपराध गठित करने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? ठीक है दोस्तों, दंगे की यहाँ पर बात कही गई है। आईपीसी का पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर ए, कम से कम 5 लोगों का आपस में लड़ना। ठीक। नंबर 2, सार्वजनिक स्थान में लड़ना। नंबर 3, किसी बाजार में लड़ना। नंबर 4, हथियारों का प्रयोग करना। तो दोस्तों, दंगे की जो परिभाषा आईपीसी में दी गई है 159 में, तो उसके हिसाब से हमें सही ऑप्शन बताना है। ठीक है, तो इसमें सही ऑप्शन है सार्वजनिक स्थान में लड़ना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा, सार्वजनिक स्थान में लड़ना। ठीक है, तो एक या दो व्यक्ति द्वारा है। ठीक है, सार्वजनिक स्थान पर लड़ना ये हमारा दंगे के अंतर्गत आता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, या को दीवार से घिरे स्थान में प्रवेश कराकर या उसमें ताला लगा देता है और इस प्रकार का किसी भी दिशा में नहीं जा सकता, आने निम्नलिखित में से कौन सा अपराध किया है? दोस्तों देखिए, ये धारा हमारी 340 और 40 में बताया गया है आईपीसी की धाराओं में। और सदोष अवरोध और सदोष परिरोध क्या होता है? जब किसी व्यक्ति को किसी स्थान से जाने से रोक दिया जाता है और बाकी स्थान खुले रहते हैं ना, चारों तरफ रास्ता है लेकिन वो जाना चाहता सीधा और सीधे रास्ते से ना जाते हुए उसे बोले भाई इधर चले जा, तो ऐसे ऐसे अपराध को हम बोलते हैं सदोष अवरोध। ठीक है, और जहाँ पर चारों ही तरफ से कैद कर दिया गया है, किधर से भी रास्ता जाने का नहीं है। ठीक है, तो ऐसे को बोलते हैं सदोष परिरोध। अब आइए इस कंडीशन को समझते हैं कि या को दीवार से घिरे स्थान में प्रवेश कराकर उसमें ताला लगा देता है। अब ताला लगाने की स्थिति क्या होगी दोस्तों कि यहाँ पर क्या होगा, वो व्यक्ति कहीं पर भी नहीं जा सकता। ठीक है, उसको चारों तरफ से कैद कर दिया गया है। इस प्रकार या किसी भी दिशा में नहीं जा सकता। ठीक है, इस प्रकार वह या किसी भी दिशा में नहीं जा सकता। आने निम्नलिखित में से कौन सा अपराध किया है? और दोस्तों सदोष परिरोध किया है, जहाँ पर किसी भी स्थान में उसको जाने की, ठीक है, ऐसा है जहाँ पर बंद कर दिया जाए, यहाँ पर चारों रास्ते बंद हो, तो ऐसा अपराध सदोष परिरोध कहलाता है। और ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा सही होगा। ठीक है, और जहाँ पर किसी एक स्थान पर जाने से रोका जाए, बाकी अन्य स्थान रास्ते खुले रहें, तो ऐसा अपराध और सदोष अवरोध कहलाता है। ठीक है, सदोष अवरोध और परिरोधों को दोस्तों प्लीज महत्वपूर्ण है, ये इन्हें याद रखिएगा। एक बार आप इसमें तो और धाराओं में समझ लीजिएगा। ठीक है, मैंने अपने अंदाज से समझाने की कोशिश करी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, या ने यात्रा पर जाते समय अपनी सोने की प्लेट ए को या के लौटने तक सौंप देता है। दोस्तों ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपसे मैं उम्मीद करता हूं कि आप आपराधिक न्यास भंग, छल, उद्यापन, चोरी, ठीक है, आपराधिक दुर्विनियोग, अभित्रास, ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है धाराओं में और ये काफ़ी अच्छे हैं, इनसे समझना, ताकि ये हमारे को क्वेश्चन काफ़ी हेल्पफुल होंगे, चाहे वो एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से हो, चाहे वो इंटरव्यू की दृष्टिकोण से हो। इनमें से क्वेश्चन हमसे ज़रूर देखने को मिलेंगे क्योंकि यही आईपीसी की सबसे महत्वपूर्ण धाराओं में है। आप समझने की कोशिश करेंगे। देखो आइए, आ ने यात्रा पर जाते समय अपने सोने की प्लेट ए को या के लौटने तक सौंप देता है और ए उस प्लेट को बाजार में ले जाता है, ठीक है, और बेच देता है। ए ने कौन सा अपराध किया? भैया देखो, कोई भी दोस्त है, ये अपने दोस्ती के कारण भैया मैं कुछ जा रहा हूँ, मेरे सामान को आप संभाल के रखिए। उसका कर्तव्य है कि वो अपने चीज़ को जब तक ही संभाले, जब तक उन्हें जिम्मेदारी ली, तो ठीक है, उसको संभालना होगा। लेकिन उन्होंने क्या कर दिया भैया कि उन्होंने उस प्लेट को आपके आने से पहले ही बेच दिया। ठीक है, तो उन्होंने चोरी करी। तो चोरी भैया बेईमानी आशय से किसी स्थान पर हटाना, आप चोरी के बारे में जानते होंगे। उद्यापन,
छल। ठीक है, मैं सही बात यहाँ पर पॉइंट टू द पॉइंट बात करूँ तो दोस्तों आपराधिक न्यास भंग जो है उसने उसका भंग तोड़ा है, उसने उसका न्यास को भंग करा है। ठीक है, उसने उसमें विश्वास किया और विश्वास करके उसको चीज़ दी, तो उसने धारा, देखिए आईपीसी की धारा के अंतर्गत उन्होंने ये अपराध कौन सा किया है, आपराधिक न्यास भंग। दोस्तों इसकी 405 में है ना, 405 में इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण धारा है, मैं आपसे बोल रहा हूँ उनके बारे में आप प्लीज़ देखिए, देखना जरूर। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपराधिक न्यास भंग। ठीक है, आईपीसी की धारा 405 में इसके बारे में बताया गया है और थोड़ा सा इसको डिटेल में आप जान लेंगे। ठीक है, तो कौन सा अपराध करा है, डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक पुरुष द्वारा किसी स्त्री के साथ मैथुन करने पर निम्नलिखित में कौन सी परिस्थिति में उसका कृत्य बलात्कार माना जाएगा। ठीक, आइए समझते हैं। मैथुन स्त्री की सहमति से हुआ जबकि स्त्री की उम्र 16 वर्ष से कम है। मैथुन स्त्री की सहमति के बिना हुआ जबकि स्त्री की उसकी पत्नी है तो उसकी उम्र 15 वर्ष है। ठीक है, तो आइए और देखते हैं ऑप्शन, दो ऑप्शन और। मैथुन स्त्री की सहमति से हुआ परंतु स्त्री किसी दूसरे की पत्नी है और फिर इसका कोई नहीं। और दोस्तों इसका 4 का सही ऑप्शन है, ऐसा का व्रत का जब माना जाएगा जब वह व्यक्ति मैथुन स्त्री की सहमति से हुआ हो जबकि स्त्री की उम्र 16 वर्ष से कम है, तो ऐसी स्थिति में उसे बलात्कार कृत्य माना जाएगा। ऑप्शन नंबर का और ए सही होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन हमारे तो तुम्हारे इस टाइप के ही आईपीसी में पूछे जाते हैं और काफ़ी, देखिए कुछ धारा हैं बता रहा हूँ, कुछ चैप्टर हैं इन्हें आप विशेष तौर पर हमें देखना होगा और कोशिश करूँगा मैं आपके लिए इनको इतने वीडियो बनाने की मैं कि कौन कौन से महत्वपूर्ण चैप्टर और कहाँ पर हमें विशेष तौर पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अभी तक आप मेरे क्वेश्चन लगा रहे होंगे और समझ में आ रहा होगा आपको कि MPPSC जो एग्ज़ाम लेता है ADPO की, वो किस तरह से क्वेश्चनों को पूछता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। डकैती का अपराध गठित करने के लिए निम्नलिखित में क्या अवश्य है, चोरी, उद्यापन, छल, चोरी या उद्यापन। और दोस्तों डकैती में ये दोनों तत्व अवश्य हैं, कौन कौन से दोस्तों, चोरी और उद्यापन, ये दोनों शामिल रहते हैं। ठीक है, तो ये अवश्य हैं, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर भी घा सही होगा हमारा। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एक एक घर से उसकी अनुमति लिए बिना बा प्रवेश कर एक को उसकी सफलता पर बधाई देता है। बा ने कौन सा अपराध किया है, आपराधिक अत्याचार किया, गृह अत्याचार किया, रिश्ती किया, इनमें से कोई नहीं किया। तो एक ही घर से उसकी अनुमति के बिना बा प्रवेश कर एक को उसकी सफलता पर बधाई देता है। देखिए वो किसी चीज़ में सफल हुआ होगा और ऐसी सफलता के लिए उसने उसकी अनुमति नहीं ली और उसके घर में घुस गया, तो दोस्तों इनमें से कोई अपराध यहाँ पर गठित नहीं होगा। इसमें ना तो अपना आपराधिक अत्याचार करा, ना गृह अत्याचार करा, ना रिश्ती करा। उसका 6 का सही ऑप्शन होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी खा। ठीक है, उसने इनमें से कोई नहीं अपराध करा उसने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। भारतीय दंड संहिता में जालसाजी कूटरचना के अपराध से संबंधित कुछ धाराओं में सन 2000 के विशेष अधिनियम द्वारा संशोधन किया गया। इसमें सूचना तकनीकी अधिनियम 2000, ठीक है, तो ये 2000 का बना हुआ एक्ट है हमारा। ठीक है, इसी संशोधन किया गया। आइए और देखते हैं। CRPC संशोधन अधिनियम नहीं, ट्रेडमार्क अधिनियम, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए ही सही ऑप्शन है, सूचना प्रौद्योगिकी RT सूचना तकनीकी अधिनियम 2000। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। द्विविवाह अपराध से संबंधित भारतीय दंड संहिता की धारा 494 से कौन प्रभावित होते हैं। ठीक है, तो 494 में प्रावधान किए गए दोस्तों द्विविवाह के बारे में। ठीक है, यह धारा महत्वपूर्ण। तो उसमें क्या कौन प्रभावित होते हैं, केवल हिंदू होते हैं, हिंदू पुरुष, हिंदू महिलाएं होती हैं, मुस्लिम पुरुष होते हैं, सभी धर्मों के पुरुष होते हैं। और दोस्तों इसमें सही ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर इनके पुराने पेपर के अनुसार, तो ये बता रहे हैं हिंदू पुरुष और हिंदू महिलाएं इसके अंतर्गत आती हैं। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा, हिंदू पुरुष और हिंदू महिलाएं इसके अंतर्गत आती हैं, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सी दशा मानहानि नहीं है। मानहानि तो महत्वपूर्ण है ये भी। लाछन का प्रकाशन, किसी मृतक पर लाछन लगाना, किसी कंपनी पर लाछन लगाना। दोस्तों लाछन का प्रकाशन करना भी मानहानि है, मृतक पर भी लाछन लगाना भी मानहानि है और कंपनी पर भी लाछन लगाना मानहानि है।
किसी लोक सेवक के लोक आचरण के संबंध में ये राय रखना ये कोई ये मानहानि नहीं हो सकती, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। बाकी सब ये है लाशन प्रकाशन, ये दोस्तों मानहानि है नहीं है, तो ये है मृतक की लाशन, ये भी है दोस्तों कंपनी पर लाशन लगाना, ये भी ठीक है। सही ऑप्शन होगा हमारा डी, ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सिविल बाग चलाने से बाघ को प्रतिवीरित रोकने के लिए आपके घर को जलाने की धमकी देता है। कौन सा अपराध कारित करता है? आपराधिक अभित्रास करता है, सृष्टि करता है, न्यास भंग करता है, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ऐसा अपराध हमारा आपराधिक अभित्रास माना जाएगा। ठीक है, क्या माना जाएगा? आपराधिक अभित्रास माना जाएगा, जिसके बारे में आईपीसी की धारा, ठीक है, इसके बारे में आईपीसी की धारा हमारी कौन सी है? अपराध अभित्रास के बारे में 503 इस बारे में प्रावधान करती है। ठीक है, तो धारा 503 आईपीसी की आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ए जेड की जेब से उसका पर्स चुराने के लिए जेड की जेब में हाथ डालता है। जेड की जेब खाली थी। इस मामले में कौन सा कथन सही है? दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और इसका सही भी आप सभी का ऑप्शन होगा। ए चोरी के प्रयत्न का दोषी है और उसे दंड का भागी होगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा सही होगा। ठीक है, कई बार पूछा जा चुका है कई एग्जामों में। ठीक है, इसे याद रखिएगा। 511 धारा में हमारा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। दंड विधियों की भिन्नों की गणना करने में आजीवन कारावास को कितने वर्ष के कारावास का तुल्य माना जाएगा? 14 वर्ष तक का, 12 वर्ष का, 20 वर्ष तक का कारावास और 7 वर्ष तक का कारावास। दोस्तों सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी का 20 वर्ष तक के कारावास के तुल्य माना जाएगा। ठीक है, 20 वर्ष तक के कारावास सही ऑप्शन होगा हमारा 12 का गा। ठीक है, सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 13। भारतीय दंड संहिता की किस धारा में संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक बताया गया है? महत्वपूर्ण धारा और महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और ये कई बार मैं आपको बता चुका हूँ कि क्या बोलते हैं हमारे जो साधारण अपवाद हैं अध्याय 4, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे हर बार हम क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद अध्यायों को भी याद करें, इस अध्याय में कौन कितनी धाराएं हैं। ठीक है, तो इससे हमारे को क्वेश्चन यहाँ पर सही होने की संभावना है। तो ये 320 दोस्तों ये हमारे कहीं से ये सही ऑप्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि उसमें 76 से लेकर 106 धाराएं टोटल है। ठीक है, आपराधिक उसमें काय में साधारण अपवाद में। तो ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा डी यहाँ पर ए गलत हो जाएगा। अब बचे 3 ऑप्शन में हमें सही ऑप्शन ढूंढना है। ठीक है, 100, 103 और 105। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है हमारा 13 का गा 103। दोस्तों 103 हमको मृत्यु कारित करने तक का विस्तार यहाँ पर बताया गया है। किसी कंडीशन में 103, 112 इसके बारे में प्रावधान करती है, बताती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 14। भारतीय दंड संहिता की अंतिम धारा किस अपराध के लिए दंड का प्रावधान करती है? अपराध करने हेतु उकसाने के लिए, अपराध करने का प्रयत्न, अपराध करने की योजना बनाना, अपराध करने की तैयारी करना। अभी बताया दोस्तों मैं आपको चोरी के बारे में, तो अपराध का प्रयत्न करने के बारे में आखिरी हमारी चोरी आईपीसी की आखिरी धारा 511 दो इस बारे में बात करती है। ठीक है, ये याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां क्वेश्चन देखते हैं। ए जो कि भारत का नागरिक है, इंग्लैंड में हत्या करता है, वह इंदौर में पाए जाने पर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है। ए को हत्या के लिए कहाँ विचारित किया जाएगा? भारत की राजधानी नई दिल्ली में, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, इंदौर में जहाँ वहाँ पाया गया, भारत में किसी भी स्थान पर दोस्तों इंदौर में ही उसका विचरण किया जाएगा जहाँ पर वो पाया गया। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी गा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी दोस्तों कई बार पूछा जा चुका है अलग अलग अंदाजों से। न्यायालय का अधिकार ए वाई को गिरफ्तार करने के लिए न्यायालय द्वारा आदेशित किए जाने पर तथा समग्र जांच के पश्चात ये विश्वास करके कि जेड की वाई है, जेड को गिरफ्तार करता है, ए ने कौन सी भूल कर दी? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, तथ्य की भूल। और ये क्वेश्चन भी हमारी वही आपराधिक को साधारण अपराध से संबंधित क्वेश्चन 76 धारा हमारी। ठीक है, कौन सी है? तथ्य की भूल। ठीक है, जो कि क्षम्य है, जो कि सतर्कता विश्वास के साथ की गई। तो इसे के लिए हमको यहाँ पर ये काय में आता है, साधारण अपवाद के अंतर्गत आता है, और इसका सही ऑप्शन हमारा ए होगा। ठीक है, धारा 76 इसमें बात करती है। ठीक है,
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा दी गई है? ठीक है, आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा किसमें दी गई है? तो दोस्तों 120A में परिभाषा दी गई है और दंड का प्रावधान 120B में किया गया है। 2 धाराएं टोटल आपराधिक षड्यंत्र के बारे में बात करती हैं। ठीक है, तो सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, बी, खा। ठीक, परिभाषा की बात करें तो खा में इसी परिभाषा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपराध के किसी निर्दोष व्यक्ति को कुल मिलाकर कितने समय के लिए एकांत कारावास में रखा जा सकता है? ठीक है, ये दंड के विषय में प्रावधान धारा अध्याय 3 हमारी बात करता है और एकांत की बात। ठीक है, तो सही ऑप्शन यहाँ पर होगा हमारा 3 माह से अधिक दोस्तों कारावास में नहीं रखा जाएगा। ठीक है, अधिकतम 3 माह तक का हो सकता है, भी सही होगा। ठीक है, एक बार में 7 माह, अधिकतम 14 दिन और एकांत कारावास की अवधि जो है वो 3 माह। ठीक है, याद रखिएगा सारी चीज़ों को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, न्यायालय में झूठी गवाही देने के लिए अभियुक्त को कितना दंड दिया जा सकता है? 7 वर्ष तक का कारावास, 7 वर्ष तक का कारावास में जुर्माना, 7 वर्ष तक का कारावास व जुर्माना, 5 वर्ष, ये दोनों रिपीट है दोस्तों। 19 का 2 क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट है। ठीक है, 7 वर्ष दोनों ये या जुर्माना है, सॉरी रिपीट नहीं, सॉरी यहाँ पर एवं जुर्माना या जुर्माना, तो एवं जुर्माना ये ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, झूठी गवाही देने के लिए 7 वर्ष तक का कारावास एवं जुर्माना लगे आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, दहेज मृत्यु के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 304B के अंतर्गत कितनी सजा दी जा सकती है? ठीक है, तो कितनी सजा दी सकती है? तो आजीवन कारावास की सजा दी जा सकती है, 10 वर्ष तक के कारावास की सजा, 7 वर्ष तक के कारावास की सजा, मृत्युदंड। दोस्तों यहाँ पर कितनी सजा दी जा सकती है? तो सही ऑप्शन है आजीवन कारावास की सजा यहाँ पर दी जा सकती है, ऑप्शन नंबर 120 का ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय दंड संहिता में स्त्री शब्द धोता के किसका? 15 वर्ष से ऊपर की आयु वाली किसी महिला का, 18 वर्ष से ऊपर किसी महिला का, 21 वर्ष से ऊपर किसी महिला का, जन्मजात बालिका सहित किसी भी आयु की महिला का। और दोस्तों हमारी ये परिभाषाएं जो बात करती है तो ये इसमें यही बताया गया है कि जन्मजात बालिका सहित किसी भी आयु की महिला, ठीक है, के अंतर्गत आती है, ऑप्शन नंबर डी घा यहाँ पर सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। भारतीय दंड संहिता में अवैध शब्द निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? जो अपराध हो, जो विधि द्वारा प्रतिसिद्ध हो, जो सिविल कार्यवाही के लिए आधार उत्पन्न करती हो, सभी स्थिति में। तो दोस्तों सही ऑप्शन डी सभी स्थिति में। कोई कृत अपराध नहीं है यदि वहाँ किया जाता है 7 वर्ष से कम आयु के बालक द्वारा, सही बात है, 5 वर्ष से कम आयु के बालक द्वारा, 10 वर्ष से कम आयु के बालक द्वारा, 12 वर्ष से कम आयु के बालक द्वारा। दोस्तों इस एक्ट के तहत यदि हम बात करें इसकी परिभाषा, ठीक है, उसके तहत तो यहाँ पर सही ऑप्शन दोस्तों हमारा होगा 7 वर्ष से ये 82 धारा 82 की बात करती है, ठीक है, कि 7 वर्ष से कम बालक द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं होगा, ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ए का सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, अपराध के अपवादों में दुर्घटना को शामिल करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवश्यक है? यह दुर्घटना दुर्भाग्य से घटित हुई हो, विधिपूर्ण कार्य को विधिपूर्ण तरीके से करने में हुई हो, उचित सतर्कता और सावधानी बरती गई हो, और फिर सभी। देखिए दोस्तों मैं आपको हर बार फिर बता रहा हूँ कि अपराध जो अपवाद है, हमारा अपवाद वाले जो चैप्टर है अध्याय 4, इससे कितने क्वेश्चन देखो 3-4 क्वेश्चन में फिर देखने को इस 2008 में भी मिल गए हैं, ठीक है, तो सही ऑप्शन यहाँ पर डी होगा। दुर्घटना दुर्भाग्य से हुई हो, विधिपूर्ण कार्य को विधिपूर्ण तरीके से करने में हुई हो, और उचित सतर्कता और सावधानी बरती गई हो, ठीक है, तो ये सभी यहाँ पर हमारा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, 80 दुर्घटना के बारे में बात करती है, ठीक है, आईपीसी धारा, ये बात को ध्यान रखें तो ये काफ़ी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस अपराध के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं है? ठीक है, अब ये देखिए फिर भी प्राइवेट प्रतिरक्षा के बारे में बात कही गई है, तो आपराधिक अत्याचार में है, हिस्ट्री में भी है, चोरी में भी, जालसाजी में इसमें नहीं है दोस्तों, जालसाजी हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जालसाजी में नहीं है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 26,
बा को शाह की हत्या के लिए आ उकसाता है और इस मामले में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यदि शाह को बा नहीं मारता है तो आ उसको दंडित नहीं किया जाएगा। यदि बा आग का एक बच्चा है तथा वह शाह की जगह दा को मार देता है तो आ को दंडित नहीं किया जाएगा। शाह की हत्या बा नहीं करता है तो भी आ को दंडित किया जाएगा। आ को दंडित नहीं किया जाएगा यदि शाह को मारने में बा असफल है। और 226 का सही ऑप्शन है, यदि शाह की हत्या बा नहीं करता है तो भी आ को दंडित किया जाएगा। सही ऑप्शन क्या है दोस्तों हमारा? ऑप्शन नंबर ग सी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रही होगा और अब आपने अभी तक सारे एक्टों को पढ़ लिया होगा। ठीक है, अब हमारा रिवीजन चल रहे होंगे। 27वां क्वेश्चन देखते हैं। कोई करार सहमति आपराधिक षड्यंत्र कहलाती है यदि दो या अधिक व्यक्तियों की अवैध कृत्य करने के लिए सहमत होते हैं। सही बात है। यदि करार सहमति के कारण अनुसरण में उसके सभी पक्षकारों द्वारा कोई अवैध कार्य किया जाता है, नहीं। यदि सहमति के अनुसरण में उसके द्वारा कम से कम एक पक्षकार द्वारा कोई अवैध कार्य किया जाता, नहीं। दोस्तों इसका सही ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर ए, दो या अधिक व्यक्ति किसी अवैध कृत्य को करने के लिए सहमत होते हैं। ठीक है, तो यह आपराधिक षड्यंत्र सही ऑप्शन है ए का। ठीक, 27 क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, 27 क्वेश्चन आईपीसी के हमने अभी तक देखे। सोचिए कितना बड़ा पार्ट है हमारा। आईपीसी से सिविल जज में 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और डीएलओ और अन्य एग्जामों में 215 क्वेश्चन मिनिमम यहाँ से हमको देखने को मिलते ही हैं। ठीक है, तो आईपीसी हमारा बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर। अध्याय 4 सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर। मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाला अध्याय 16। ठीक है, संपत्ति अध्याय 17। इनको थोड़ा सा विशेष तौर पर आप देखेंगे। आइए, बलवा के मामलों में निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से क्या अवश्य नहीं है? तो क्या जरूरी नहीं भैया? एक विधि विरुद्ध जमाव, बलवा करने में अग्रस्त सभी सदस्यों द्वारा हिंसा का प्रयोग, बलवा करने में अग्रस्त सदस्यों में से किसी एक का हिंसा का प्रयोग, समान उद्देश्य को अग्रसर करने में हिंसा या बल का प्रयोग। दोस्तों 28 का सही ऑप्शन है। देखिए क्या अवश्य नहीं है? तो दोस्तों बलवा करने में अग्रस्त सभी सदस्यों द्वारा हिंसा का प्रयोग करना ये जरूरी नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता का संप्रवर्तन करने को भारतीय दंड संहिता की किस धारा में दंडित किया जाता है? 151, 153, 153 ए, 153 बी। दोस्तों नई धारा जोड़ी गई जी, 153 ए ऑप्शन नंबर का सी सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। भारतीय दंड संहिता की धारा 303 को भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के किस वाद में असंवैधानिक एवं शून्य घोषित किया गया था? प्यार सिंह बनाम राज्य, मिट्ठू बनाम पंजाब राज्य, कुलदीप बनाम पंजाब राज्य, प्यारेलाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य। दोस्तों 303 की जो धारा है और सर्वोच्च न्यायालय को अवैध असंवैधानिक और शून्य घोषित किया था, वो क्या था? वाद किसके बाद में? तो मिट्ठू बनाम पंजाब राज्य के बाद में। ऑप्शन नंबर बी सही है। और दोस्तों ये हमारे 30 आईपीसी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन 2008 के हुए हैं कंप्लीट। अब हमारा अगला एक्ट शुरू होता है एविडेंस एक्ट। ठीक है, तो आइए हम अगले एविडेंस के क्वेश्चनों को देखेंगे। तब तक थोड़ा ब्रेक लेते हैं हम।